हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और शार्क टैंक के सीजन 2 के 11th एपिसोड के रीकैप स्लैश रिव्यू के ऊपर आपका स्वागत है। और आज हम एनालाइज करेंगे तीनों स्टार्टअप्स को जो कि 11 डे के अंदर आई थी, उससे हम क्या सीख सकते हैं और उसके ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो सबसे पहली जो स्टार्टअप आई थी उनका नाम था एबीसी फिटनेस फर्म। तो बेसिकली ये स्पोर्ट्स खिलाने वाले टीचर्स है जिसको ये स्टार्टअप टाइप पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके जा रहे हैं। बेसिकली जो इनके फाउंडर्स है वो एक तरह का टीचर थे, तो उन्होंने लोगों को बास्केटबॉल सिखाया। उसके बाद में उन्होंने अपने दोस्तों को लेके आए और इसको प्रॉपर बिजनेस तरीके से बनाना शुरू किया। धीरे धीरे करते करते बढ़ गया। उसके बाद में इन्होंने जैसे आईपीएल चलता है वैसे लीग भी खिलानी शुरू करी। तो मतलब लोकल लेवल के ऊपर लीग्स खेली जा रही थी और जैसे आईपीएल के अंदर टीम्स खरीदी जाती है उसी तरीके से यहाँ पे भी यही सब काम हो रहा था। अभी के टाइम पे इनके पास में 85 सर्टिफाइड स्पोर्ट्स कोचेस है। करंटली खाली ये पूना में ऑपरेट कर रहे हैं और 5 से 10% जो इनके स्टूडेंट्स हैं वो स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप तक पहुंच चुके हैं। 2,500 स्टूडेंट्स को ये एनरोल करके बैठे हैं इस टाइम पे, जिनसे मंथली फीस लेते हैं 1,000 रुपए। मतलब मंथली जो सेल्स आती है वो आती है 25 लाख रुपीस की। अगर इनके प्रॉफिट मार्जिन की बात करके चले तो वो है 40% का। तो मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि 25 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट है इनका। तो ये सूखा पैसा इतना ज्यादा लेवल पे कमा रहा है। अगर हम इनकी यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करके चले तो यूनिट इकोनॉमिक्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जितना पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ कुछ पैसा ट्रेनर्स के पास में जाता है, अलग अलग जगहों पे जाता है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करके चलूं तो इनकी जो प्रोजेक्टेड सेल्स है वो है 4.5 करोड़ की। मोटा मोटी 2 करोड़ रुपया साल का प्रॉफिट कमाएंगे ये। तो इस लेवल पे ये बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम वैल्यूएशन की बात करके चले तो 40 लाख रुपए लेने के लिए आए थे 20 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर। मतलब इनका जो प्रॉफिट है उसके 10 के मल्टीपल के ऊपर, जो कि मुझे ठीक ठाक लगता है। कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इनका रेवेन्यू मल्टीपल है वो 4-5 टाइम्स, मान लो 4 से 5 टाइम्स के बीच में ठीक है, जस्टिफाइड लग रहा है अगर देखा जाए तो। और अगर मैं सारे शार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यूज की बात करके चलूँ तो सारे शार्क्स ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखे और ज्यादातर शार्क्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू तो भाई ये बिजनेस बेकार है। मतलब प्रोत्साहन वाली बातें नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे ठीक है, स्केलेबल बिजनेस नहीं बनेगा, आप बढ़ोगे, आप ग्रेजुअली बढ़ोगे, आप एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ोगे। तो ग्रेजुअली और एक्सपोनेंशियल का लॉजिक क्या हुआ, जो मैंने बताया था। इन्वेस्टर आपके अंदर इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है ताकि वो अपनी इक्विटी बेच के जल्दी से निकल जाए। अगर मैंने आपकी कंपनी के अंदर 10 लाख डाले हैं तो मैं चाहता हूं वो 1 करोड़ रुपए बने जल्दी से और मैं उसको बेच के 1 करोड़ रुपए ले जाऊं। मुझे कुछ नहीं लेना देना कि आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करेगी, मेरे पास कितनी पोर्टफोलियो कंपनीज बन जाएगी, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। तो यहाँ पे कई शार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि आपकी कंपनी एक्सपोनेंशियल नहीं बढ़ेगी। किसी ने कहा कि भाई आपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ही नहीं किया है। अभी के टाइम पे खाली आप एक ही जगह पे ऑपरेट कर रहे हो, अगर आप इसको हर जगह पे स्केल करोगे तो पता नहीं है चलेगा नहीं चलेगा। मेरा मानना है ये बिल्कुल गलत लॉजिक था। एक जगह पे अगर आपने उस बिजनेस को समझ लिया है तो उसको आप स्केल कर सकते हो। सबसे बड़ा जो बिजनेस फेलियर करता है वो क्या करता है, हर जगह पे अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इन्होंने एक ही जगह पे करके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया। इन्होंने दिखा दिया कि भाई हम देखो इस लेवल के क्वालिफाइड लोग निकाल सकते हैं जो चैंपियनशिप लेवल पे जाएंगे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो इस लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वही जो हमने थ्रू आउट द शार्क टैंक देखा है कि शार्क जान करके दबाते हैं ताकि अगर ऑफर लेना हो तो भाई बहुत जबरदस्त नेगोशिएट करके लिया जाए। इसके अंदर जो नमिता जी थी उन्होंने कहा कि मैं भी ऑफर देना चाहती थी, पर इससे पहले पीयूष जी ने ऑफर दे दिया था। और नमिता का कहना था कि अगर कहीं से ऑफर ना मिलता तो मैं देती, क्योंकि उनकी जो टीम है, जो मैंने आपको बताया जो ये लीग खिलाते हैं, उसके अंदर लीग की एक टीम ओनर नमिता भी थी। एट लास्ट इनको 40 लाख रुपए तो मिल गए जो ये लेने के लिए आए थे, पर 10% इक्विटी चलेगी। मतलब इनको 4 करोड़ की वैल्यूएशन मिली। मतलब जो इनका प्रोजेक्टेड रेवेन्यू था उसका 1x भी नहीं मिला, जो कि बहुत बेकार था मेरे हिसाब से। पर अगेन ये एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, आप ये कह सकते हो कि इससे हेल्प होगी। पर मुझे लगता है पीयूष की स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट से इस इंडस्ट्री के अंदर कोई लॉजिक नहीं था। मेरे हिसाब से अगर इनको स्केल करना था तो इनको अच्छी वैल्यूएशन पे पैसा रेस करना है और हर जगह पे अपने स्पोर्ट्स सेंटर खोलने हैं। बस सीधा सा लॉजिक यही है इनका। उसके बाद में स्पोर्ट्स सेंटर खोल के ही अपने प्रोडक्ट्स भी बच्चों को ऑफर कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर तरीके से इसको ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। और जो इनका लीग वाला सीन चल रहा है उसको स्केल किया जा सकता है, क्योंकि अभी खाली ये पुणे में ऑपरेट कर रहे हैं। अभी हर स्टेट में, बड़ी सिटीज में मान लो ऑपरेट करते हैं, तो पहले लीग होगी हर स्टेट की अपनी आपकी, फिर वहां से जो जीतेंगे उनको हम नेशनल लेवल पे लड़वाएंगे।
कितनी बढ़िया चीज़ बन सकती है, और इनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस भी होगा। पर अगर देखा जाए तो पिछले लीग के अंदर उन्होंने ज़्यादा पैसा नहीं कमाया था, 2 लाख रुपए के आसपास ही कमाया था, पर बहुत स्केलेबल बिजनेस है ये। आज के टाइम पे हम आईपीएल के भी राइट्स देखते हैं कितने महंगे बिकते हैं, तो मुझे लगता है कि फालतू का दबाया गया और जो वैल्यूएशन थी वो फेयर नहीं हुई, मेरे हिसाब से बेटर हो सकती थी। सेकंड जो स्टार्टअप आई उसका नाम था प्राइम बुक। तो अभी के टाइम पे रिसेंटली जियो ने अपनी एंड्रॉयड लैपटॉप लॉन्च किया हुआ है 15,000 की रेंज के अंदर, ये भी उसी टाइप का काम कर रहे हैं। तो ये एक तरह का एंड्रॉयड लैपटॉप दे रहे हैं 15,000 की रेंज के अंदर, जिसके अंदर सिम भी लग जाती है 4G एनेबल्ड, तो 4G सिम के साथ में आप लैपटॉप का यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज इनके पास क्या थी जो कि जियो के पास नहीं है, इनके पास अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सीमलेस लग रहा था, जैसा वीडियो के अंदर देखा उसके हिसाब से अच्छा चल रहा था और एक्सपीरियंस अच्छा था। इनका कहना था कि इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेड इन इंडिया है, और इसके 30 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स है, 140 कंट्री से ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं। जो इनकी आस थी वो थी 50 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर 75 लाख रुपीस। अब शार्क्स ने बहुत सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखे इसके अंदर। अमन सबसे पहले गए और उसको यूज करके देखा उन्होंने कहा सीमलेस है, थोड़ा स्लो है पर इट्स गुड। अगर मैं पीयूष और नमिता की बात करके चलूं तो उनका कहना था कि भाई ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये सस्ता नहीं है, इसको 5,000 पॉइंट ऑफ व्यू पे लाना चाहिए तभी काम होगा। तो उनसे थोड़े से यूनिट इकोनॉमिक्स पूछे गए कि आपका प्रोडक्ट कितने का पड़ता है, क्या होता है क्या नहीं होता, तो उन्होंने बताया हमारा प्रोडक्ट जो सेलिंग प्राइस है वो 15,000 रुपए है, 35% का हमारा ग्रॉस मार्जिन है, और अगर ये बल्क के अंदर ऑर्डर करते हैं मतलब 20,000 पीसेस का ऑर्डर करते हैं तो कॉस्ट 10% और घट सकती है, मार्जिन मतलब 10% और घट सकता है। तो मोटा मोटी अगर ये चाहे तो 12-13,000 रुपए के अंदर ये प्रोडक्ट को ला सकते हैं। पर पीयूष का कहना था कि क्या इसको 5,000 पॉइंट ऑफ व्यू पे लाया जा सकता है, उन्होंने कहा हमने सोचा नहीं पर इसको ला सकते हैं। देखिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी जो कि बहुत टेक्निकल थी और बहुत सारे लोगों को शायद उस बारे में पता ही नहीं होगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप एक लैपटॉप लेते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है इंटेल i5 एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड, बेसिकली वो जो स्टिकर चिपके हैं ना उसके पैसे मिलते हैं। तो जिस भी अंदर OEM का हार्डवेयर लगा रखा है ये उस हार्डवेयर का स्टिकर लगा के पैसे कमा सकते हैं। पावर्ड बाय डैश चिप, पावर्ड बाय डैश चिप, तो उससे इनको पैसा मिलेगा। दूसरा, ये एंड्रॉयड है तो इसमें प्रीलोड ऐप्स होती है, तो जो प्रीलोड ऐप्स होती है उससे पैसा कमाया जाता है। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं इस ऐप के अंदर प्रीलोड आता है, प्रीलोड आता है, इस फोन के अंदर प्रीलोड आता है। अरे भाई वो सस्ता है इसलिए उसमें प्रीलोड आ रहा है। अब ये समझने की कोशिश करो, एक प्रीलोड का मोटा मोटी 10 से 50-100 रुपए तक मिलता है, मतलब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की कैटेगरी की ऐप करके चल रहे हो और बल्क के अंदर कितना लेवल के ऊपर आप खेल सकते हो। तो मान के चलते हैं 50 रुपए एवरेज मिल रहा है एक प्रीलोड का, मतलब आपने इनकी टैबलेट ली तो उसके अंदर पहले से ही कोई एक XYZ ऐप डली हुई है, आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, फोर्स नहीं किया जा रहा। अब 50 रुपए की एक ऐप आपने 10 ऐप पहले से प्रीलोड करके दे दी, 500 रुपए आपके ये बच गए। स्टिगर की जो डील करी आपने 1,000-1,500 रुपए आप उससे शायद बचा लोगे, मोटा मोटी 2,000 रुपए आपने बचा लिया। अगर आप बल्क के अंदर डील करते हो तो आप 1,000-1,500 रुपए फिर आप बचा पाओगे, बस 3-3,500 रुपए ही बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये 5,000 पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं पहुंच सकता। तो इन्होंने बताया था इनका खुद का स्टोर है जहां पे 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन है, तो ये वहां से बिजनेस कमा सकते हैं। अपने स्टोर के ऊपर जितनी भी परचेजेस आए, जो भी इन ऐप परचेजेस हो उससे कुछ कमीशंस बना सकते हैं, वहां से इनका अच्छा खासा हेल्दी बिजनेस बन सकता है। मतलब अगर ये चाहे, अगर बहुत नेक्स्ट लेवल इनको फंडिंग मिलती है, बहुत ज़्यादा स्केल कर पाते हैं, तो ये लॉस के अंदर भी लैपटॉप बेच के बाद में पैसा कमा सकते हैं। आज के टाइम पे अगर हम एप्पल बाकी वगैरह वगैरह बड़ी कंपनीज की बात करके चले तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपको हार्डवेयर नहीं बेच रहे हैं, इनका गोल है अल्टीमेटली आपको सॉफ्टवेयर बेचना, आपको सब्सक्रिप्शंस बेचना। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो इसमें आ सकती है क्योंकि नई डिवाइस है वो है सर्विस सेंटर की, तो इन्होंने सर्विस सेंटर के लिए थर्ड पार्टी टाइप्स कर रखे हैं। थर्ड पार्टी टायर्स मतलब जो पहले से मार्केट में एग्जिस्टिंग थे उनसे बात कर ली, उनको कहा भाई ठीक है हमारे बंदे आएंगे, रिपेयर कर देना, पैसे हम तुमको दे देंगे। अभी इन्होंने रिसेंटली इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था और बहुत ज़्यादा इन्होंने सेल भी करनी शुरू कर दी NGOs को और एडटेक स्टार्टअप्स को। रीज़न, जो भी एडटेक स्टार्टअप्स है उनके जो एप्स होती है वो एंड्रॉयड में बनती है, तो एंड्रॉयड में बनती है और इनका एंड्रॉयड लैपटॉप है, तो सीधा टाइप हो सकता है, सीधा ही सीधा प्रीलोड हमारी ऐप आएगी और उसी के अंदर सारा सारा कंटेंट भी आएगा। तो 3,000 से ज्यादा ये लैपटॉप बेच चुके थे इसी क्वार्टर के अंदर जब ये पिच हुई थी। और फंडिंग की बात करके चले तो प्रीवियस राउंड भी इन्होंने फंड के रेस कर रखे थे। सबसे पहले 2018 के अंदर इन्होंने 6 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर रेस किया,
2019 के अंदर 14 करोड़ पे और 2021 के अंदर उन्होंने 25 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर पैसे रेस करे। अब जो उन्होंने बोला ना 25 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर 2021 में रेस करे, यही ये पकड़े गए। जैसे ही 25 करोड़ बोला, एट लास्ट इनके पास जो डील आनी थी वो यही आनी थी कि भाई 25 करोड़ देखो, लास्ट राउंड रेस किया था, हम तुमको उतने राउंड पे ही दे पाएंगे, उससे ऊपर तो नहीं दे पाएंगे। नॉर्मली हमने देखा है शार्क्स जो लास्ट राउंड होता है उससे नीचे की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो शार्क है, एक स्ट्रैटेजिक डील लेके आ रहे हैं। पर यहाँ पे एट लास्ट जो डील बनी वो 25 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर ही बनी। तो अमन और पीयूष इसके अंदर आए। अब मेरे हिसाब से मेरे को ये फाउंडर्स अच्छे लगे, स्मार्ट लगे, इनको पता था ये क्या कर रहे हैं, इनको ये भी पता था ये जियो से compete कर रहे हैं। अभी जियो का प्रोडक्ट आ चुका है मार्केट में, तो हमको ये पता लग चुका है रिव्यूज से कि इसका जो सॉफ्टवेयर था वो बहुत बेकार था। तो जियो पिट गया, जियो का जो लैपटॉप आया था एंड्रॉयड वाला वो पिट गया। इनका वो स्पेस को जो वैक्यूम बन रहा है उसको खत्म कर सकता है। प्लस मुझे लगता है कि शायद उतनी ज़्यादा जरूरत भी नहीं है लोगों को। अभी के टाइम पे आपको नॉर्मल विंडोज लैपटॉप भी सस्ते सस्ते वाले 20-21 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं। अब आप कहोगे उसमें एंड्रॉयड नहीं चलेगा, एक ऐप आती है ब्लू स्टैक करके, या फिर और भी बहुत सारी ऐप्स आती है जिसके अंदर आप एंड्रॉयड की कोई भी एप्लीकेशन चला सकते हो। और अगर किसी बंदे को बस ये बता दिया जाए ब्लू स्टैक से चला लो तो चला लेगा। और 20-21 हज़ार रुपये में जो आपको लैपटॉप मिलेगा वो इनकी चिप से ज़्यादा पावरफुल होगा। दूसरा ऑप्शन, एक क्रोमबुक नाम की भी कैटेगरी है मार्केट के अंदर, जहां पे क्रोमियम ओएस आता है, गूगल क्रोम के ऊपर सब कुछ चलता है, उसके अंदर भी मेजरली एप्स चल जाती है। तो मेरे हिसाब से बहुत टफ कंपटीशन रहने वाला है इस सेक्टर के अंदर, अगर देखा जाए तो। देखते हैं क्या होता है लॉन्ग रन के अंदर इसके अंदर। पीयूष ने इन्वेस्ट, सबने इन्वेस्ट तो किया है सोच के कि ये बिजनेस बड़ा बन सकता है, पर मुझे थोड़ा रिस्की बिजनेस भी लगता है, क्योंकि देखते हैं, टाइम बताएगा। तीसरी जो स्टार्टअप आई थी उनका नाम था डेली डंप। ये कंपोस्ट बेचते थे, इंडिया के पहले कंपोस्टर थे। अब ये कंपोस्ट होता क्या है, आपके घर में अगर आपने खाना वाना खाया, कुछ खाना बच गया, सब्जी वब्जी काटी, उसके छिलके बच गए, तो ये जो भी खाना होता है ना, इसको वेस्ट करना होता है। उन्होंने कहा कि भाई हमने एक डिवाइस बना रखी है, उसके अंदर आप इसको डाल के रखो, हमारे साथ में कुछ खाद वाद देंगे, उसको डाल के रखो, जिसकी वजह से आपकी खाद बन जाएगी। उस खाद को आप यूटिलाइज करके अपने प्लांट्स के अंदर यूज कर सकते हो। अगर आप घर में प्लांटेशन करते हो तो आपके लिए ये चीज इफेक्टिव है। प्रोडक्ट के प्राइस की बात करके चलो तो 2,500-3,000 रुपए का प्रोडक्ट था जो बेसिक लेवल का था। और जो इनका बड़े लेवल का प्रोडक्ट था जो कि कम्युनिटीज के लिए यूज होता है, सोसाइटीज के लिए यूज होता है, वो 25-30 हज़ार रुपए का था। तो जो कम्युनिटीज के अंदर यूज होता है उसके अंदर क्या होगा, तो जैसे मैं सोसाइटी में रहता हूँ, तो सोसाइटी के अंदर हमको 2 डस्टबिन टाइप्स बना रखे हैं कि एक पे सूखा एक पे गिल्ला। तो जो गिल्ला वाला आएगा वो सारा का सारा उसके अंदर डाल दिया जाएगा और उसको वहीं होल्ड कर दिया जाएगा। धीरे धीरे वो सड़ सड़ के वो खाद बन जाएगा। जब वो खाद बन जाएगा उसको सोसाइटी के अंदर ही ग्रीनरी के लिए यूज कर देंगे। तो एक तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बच गई सारा कूड़ा फेंकने की, प्लस जो कूड़ा था वो यूटिलाइज हो गया। प्रोडक्ट की अगर डिजाइन की बात करके चलो तो डिजाइन बहुत ही अच्छे थे, देख के अच्छे लग रहे थे। मेरा इनफैक्ट मेरी वाइफ और मेरा को अटेम्प्ट भी किया, प्रोडक्ट लेके घर पे भी रखते हैं, पर हमको लगा भाई हमको इतनी खाद की जरूरत है नहीं, इतना कोई वेस्टेज हमारा होता नहीं है, तो हमने मतलब ये प्लान ड्रॉप कर दिया। पर सोसाइटी टाइप की चीजों में ये चीज हो सकती है। 2006 के अंदर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था और 80,000 से ज्यादा फैमिलीज इनके प्रोडक्ट को यूज कर रही है। तो देखा जाए तो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बनाया उन्होंने तब से अब तक। अगर देखा जाए तो ये जो फाउंडर थी, इन लोग को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो इन्होंने ये बोला कि भाई मैं यहाँ पे अवार्ड के लिए नहीं आई हूँ, यहाँ पे मैं पैसे लेस करने के लिए आई हूँ। क्योंकि जो नमिता थी वो इनसे पहले भी मिल चुकी थी एक अवार्ड फंक्शन के अंदर, तो वहाँ पे अवार्ड मिला था इनको, तो नमिता ने वहीं पे इनको देखा था। तो मेरे को सीधा सा क्लियर कट पता लग गया था नमिता तो इन्वेस्ट करने वाली है इसके अंदर। पर जो सबसे मजे वाली चीज थी इस पिच की वो थी थग लाइफ। इन्होंने सबकी लेनी देनी कर रखी थी, सबके साथ इन्होंने मजे लिए हैं बहुत खतरनाक लेवल के ऊपर। विनीता को बोला कि देखिए हम तो नेचुरल चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, हम केमिकल के ऊपर काम नहीं करते, केमिकल बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं लोगों को, आपको तो पता ही है। मतलब उनका जो ब्रांड है वो है शुगर कॉस्मेटिक। शुगर कॉस्मेटिक जो केमिकल है, केमिकल से ही बन रहा है कॉस्मेटिक्स, तो वहाँ पे उनसे थग लाइफ खेल गए। अमन थे, अमन कह रहे हाँ मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को छी हो रहा है। उन्होंने क्लियर कट बोला तुम जैसे लोगों को तो हम प्रोडक्ट बेचते ही नहीं है। और अनुपम को खड़े खड़े पकड़ लिया। अनुपम बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ सबसे बोलते हैं, आप बताइए इसके अंदर कितने % है, इसके अंदर कितने % है, नहीं आप गलत बता रहे हो। वैसे ही इन्होंने पूछा कि आप बताइए जो आप घर के अंदर जो खाना पीना फेंकते हो, जो वेस्टेज करते हो, उसमें कितना वाटर कॉन्टेंट होगा। अनुपम ने कहा 20%, कह रहा नहीं 60%, 60%, कह रहा नहीं पता होगा। तो बेसिकली सबसे मजे लिए उन्होंने।
तो बहुत फन वाली पिच थी, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जरूर देखना। उसके बाद जब उन्होंने की बात हो गई तो उसके बाद उन्होंने अपने एक और टीम मेंबर को बुलाया। अभी के टाइम पे वो ऑन बोर्ड नहीं हुए थे, वो 30% इक्विटी लेके आने वाले टाइम में आने वाले हैं। और उन्होंने थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बताया, जो मुझे समझ में आया कि जो फीमेल थी उनको बिजनेस के बारे में ज़्यादा नहीं था, उनको क्रिएटिव चेंज लाना है, प्रोडक्ट इनोवेट करना है, उसके ऊपर ध्यान था। और जो नए बंदे लेके आए थे उनका बिजनेस के ऊपर फोकस रहने वाला है। तो उन्होंने बताया फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर 3.75 करोड़ की सेल थी, 19-20 के अंदर 4.3 करोड़ की सेल थी, पिछले महीने 26 लाख की सेल हुई है। और इतनी सेल होने के बाद भी ब्रेक इवन पे है, प्रॉफिटेबल भी नहीं है, लॉस में भी नहीं है, जो कि देखा जाए सही चीज है। पर अगेन अपसाइड क्या है? क्या आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे? बहुत सारे लोग नहीं लेंगे। क्या आप अपने घर में ऐसी चीजें लगाना पसंद करोगे? नहीं। तो पहली बात, इसकी अपसाइड बहुत ज्यादा नहीं है। आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं बना सकते। तो आप जिस वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेस करोगे, आप बहुत बड़ा बना के आपके पैसे मल्टीप्लाई नहीं होने वाले। हाँ, ये प्रॉफिट दे सकता है, ये एक नेचर के अंदर चेंज करेगा, ये सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट हो सकता है। पर क्या ये बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा? शायद नहीं। इसलिए ही सारे शार्क्स ने कहा कि भाई नहीं नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। और बातों से पहले ही समझ में आ गया कि नमिता इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाली है, तो नमिता ने ऑफर दिया। नमिता से बहुत बार काउंटर करवाने के बाद में, मतलब इतना 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 इतना, एट लास्ट नमिता ने 7.5 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर 30 लाख रुपए इक्विटी की फॉर्म में और 50 लाख रुपए डेट की फॉर्म में 10% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर दे दिए। तो भाई मैंने आपको बताया शार्क टैंक के अंदर हम देखेंगे बहुत ज़्यादा डेट डील होने वाली है, वही हो रहा है। मैंने पहले एपिसोड के अंदर बता दी थी वाली बात, और अभी देख लो, आप थ्रू आउट देख लो, डेट वाली डील बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि भाई रिसेशन आ रहे हैं, तो सब चाहते हैं कि अपना पैसा पार्क कर दो, सेफ तो मिलेगा, 10% सेफ मिल रहा है। बीच में 18% भी कई लोगों को ऑफर किया गया है, सेफ मिल रहा है 10%, दिक्कत क्या है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए, नमिता ने बहुत ही ज्यादा फेयर वैल्यू दी। यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजिक वाला लॉजिक नहीं रखा। अभी तक जो शार्क्स इक्विटी तोड़ के, वैल्यूएशन तोड़ के जितना ले सकते हैं उतना लेने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे नहीं किया। उन्होंने सीधा बोला इतना इतना इतना, ठीक है। उन्होंने जो बोला उन्होंने कहा ठीक है, डन करते हैं। और इसी के साथ में हमारा ये शार्क टैंक का एनालिसिस खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। बहुत सारे टेक्निकल चीजें थी जो आपको समझ में आई होगी कि चीजें कैसे काम करती है। और अगर आप ये सीरीज देख रहे हो हमारी, तो आप बताओ कैसा लग रहा है, क्या इसके अंदर कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं? तो आप नीचे कमेंट के अंदर सजेशन भी हमको दे सकते हो। तो चलिए, बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।